जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगेन हमने एक एनालिसिस का क्वेश्चन पिकअप किया है। कुछ क्वेश्चन उपलब्ध हुआ हमें, तो अगेन हम उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है CSIR नेट 26 नवंबर को, देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये है कि लेट द फंक्शन pxy, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चंस है और ये सेकेंड डायमेंशंस को वन डायमेंशन में मैप्ड किया जा रहा है। कैसा है कि p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अच्छा, अगर क्वेश्चंस को थोड़ा हम देख लें एक बार कि ये जो फंक्शंस डिफाइंड है, ये फंक्शंस है p सच दैट r2 टू r है। इसकी मीनिंग ये है कि जो इंटायर हमारा एक्स वाई प्लेन है वो वन डायमेंशंस में मैप किया जा रहा है। आर में कैसा मैप किया जा रहा है कि पी एक्स वाई की वैल्यू या मॉड ऑफ एक्स है, मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट है व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। जब एक्स 0 नहीं है, अब ये मॉड ऑफ वाई है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी मीनिंग ये है कि इस क्वेश्चंस में वाई का इंपॉर्टेंस नहीं है। वाई कैसा है, यहाँ गेम खेल रहा है, कोई यहाँ मतलब नहीं है, सिंपली एक्स पे डिपेंडिंग है। अगर एक्स 0 नहीं है तो मॉड ऑफ एक्स है, अगर एक्स 0 है तो मॉड ऑफ वाई है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। ये जो हमारा सेकेंड डायमेंशंस का जो फंक्शंस डिफाइंड किया गया R2 टू R, इसमें वाई कंपोनेंट मतलब सेकेंड कंपोनेंट का कोई इंपॉर्टेंस रोल यहाँ नहीं है। बस यहाँ सिंपली हम मॉड ऑफ वाई लिख दिया गया। वाई क्या है कहने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? पहला है कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ कि इसके दोनों कंपोनेंट 0 हो जाए, ऐसा है क्या? सेकेंड है कि ये जो फंक्शंस है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर। थर्ड ऑप्शन है कि पी ऑफ एल्फा एक्स एल्फा वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फा इंटू पी ऑफ एक्स वाई। एंड फोर्थ है कि पी ऑफ x1 y1 प्लस पी ऑफ x2 y2 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू पी ऑफ x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। तो चलते हैं देख लेते हैं फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द डिफाइंड फंक्शंस। तो डिफाइंड फंक्शंस यहाँ ये है कि पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द मॉड ऑफ y, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको और अगर हम ब्रेक कर दें तो आफ्टर ब्रेकिंग क्या मिलेगा? अब ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मीनिंग एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तब भी मॉड ऑफ एक्स है, और जब एक्स लेस देन 0 है तब भी मॉड ऑफ एक्स है। इसकी मीनिंग ये है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे हर हालत में पॉजिटिव होगा, और जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ वाई है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या ये कह रहा है कि ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो है हमारा फंक्शंस 0 हो जाए, मतलब p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन, ये बात करनी है। अच्छा, अगर ये 0 होने का हमारा मतलब क्या है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, और ये जो कंडीशंस हमारी दी हुई है, y का है इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मतलब जब x नॉट इज इक्वल टू 0 हो तब भी ये 0 हो जाए, और जब x इज इक्वल टू 0 हो तब भी ये 0 हो जाए। तो मीनिंग क्या है कि व्हेन इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा है क्या? तो डेफिनेटली ऐसा है। जब कोई फंक्शन मॉड फंक्शन डिफाइंड है तो मॉड फंक्शंस की वैल्यू 0 तब आएगी जब वो वैल्यू खुद ही 0 हो, मतलब x को खुद ही 0 होना पड़ेगा ना, कि ये इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 0 होने का मतलब हमारा क्या हो गया कि p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, नहीं, यहाँ इफ एंड ओनली कंडीशंस है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहाँ जब x इज इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ y है। अच्छा, अब ये वैल्यू 0 तभी होगी जब y इज इक्वल टू 0 हो। अच्छा, ये वैल्यू मेरी 0 तब होगी जब खुद x इज इक्वल टू 0 लिखें। मीनिंग मेरी क्या हो गई कि अगर हम लोग यहाँ p 0y अगर लिखते हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस x नॉट इज इक्वल टू जब 0 है तो फिर ये वैल्यू है, लेकिन जब x 0 है तो मॉड ऑफ y है। तो यस, दिस इज द मॉड ऑफ y, दिस इज द क्लियर हियर व्हेन x इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब ये वैल्यू इसकी 0 कब होगी? कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई? p ऑफ 0 y की जो वैल्यू हो गई वो मॉड ऑफ y हो गई, हेंस x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है दिस कंपोनेंट। अच्छा, अब ये वैल्यू 0 तभी होगी तो नेचुरल सी बात है कि y इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मीनिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0।
तो वैसे भी ये कॉमन सेंस की यहाँ बात हो जाएगी ना कि ये जीरो होने का मतलब कि ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए अंडर दिस कंडीशन। तो ये जीरो तभी होगा जब x जीरो लिखना पड़ेगा, और ये जीरो तभी होगा जब y जीरो लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ये जीरो लिखता हूँ तो फिर ये जीरो मेरा मिल जाएगा। अगर देख लिया जाए p जीरो जीरो लिख दिया जाए, इफ एंड ओनली भी कंडीशंस हो गई ना। तो अगर ये जीरो है तो फिर ये जीरो होगा, ऐसा है या नहीं। अगर ये x y जीरो है तो क्या ये जीरो है या नहीं, तो देख लिया जाए p ऑफ जीरो जीरो क्या वैल्यू मिलेगी, कैसा फंक्शन डिफाइंड है। अब x कंपोनेंट पे ही यहाँ गेम है पूरी कि x की वैल्यू क्या है, उसी पे सारी चीज डिपेंड कर रहा है। अगर x नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो माड ऑफ x लिखेंगे, अगर x जीरो है तो माड ऑफ y लिखेंगे। तब यहाँ x देखिए, x मीनिंग फर्स्ट कंपोनेंट, अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट जीरो है तो जो फंक्शंस की वैल्यू जब लेगा ना तो वह यहाँ से लेगा, दिस इज द माड ऑफ y ये, और माड ऑफ y मतलब सेकेंड कंपोनेंट, और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, दैट इज जीरो, माड ऑफ जीरो मीनिंग दैट इज जीरो। मीनिंग ये हुई कि अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेटली ये जीरो होगा, और ये जीरो है तो फिर ये जीरो होगा। नाउ दिस इज प्रूफ हियर। तो ऑप्शन फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, दिस इज द क्लियर, ऑप्शन वन इज ट्रू हियर। नेक्स्ट कह रहा है कि p ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ऐसा है क्या, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द आर। अच्छा, अब यहाँ एक चीज अगर देखें हम फंक्शंस को ध्यान से, तो सेकेंड कंपोनेंट का यहाँ इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं है, यहाँ बस ओनली फर्स्ट कंपोनेंट पे ही ये फंक्शंस की वैल्यू हमारी मिल रही है। तो अब अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीनिंग मेरी क्या हो गई कि अभी हमने देखा यहां कि जो सेकेंड जो मेरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन पी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। अभी एक बात यहाँ आई ना, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन के जस्ट अपोजिट है। ये अपोजिट होने का सेंस मीनिंग ये हो गई कि यहाँ x अगर y इज इक्वल टू मैं अगर जीरो लिख दूं तो फिर तो ये वैल्यू मेरी जो है जीरो हो जा रही है, तो फिर ये ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल सबके लिए नहीं है। अगर यहाँ x जीरो नहीं होता, अगर यहाँ ये बात आ जाता कि x नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये बात अगर होती तो फिर क्या होता, क्योंकि अगर x अगर नॉट इज इक्वल टू अगर जीरो है तो फिर वो माड ऑफ x हो जाता, और माड ऑफ x चाहे हम x पॉजिटिव लिखें या निगेटिव लिखें, हर हालत में उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती। लेकिन अगर x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू अगर जीरो लिखेंगे तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा। तो जो फॉर ऑल यहाँ लिखा हुआ है, अगर ऐसा यहाँ जो प्रोवाइड किया, जिन्होंने प्रोवाइड किया, अगर ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन सेकेंड की बात कर रहा है, तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो ट्रू नहीं होगा ना कि पी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। अच्छा हाँ, अगर इज इक्वल टू अगर वहाँ जीरो ऑप्शन होता तो फिर मेरी बातें सही हो जाती कि पी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का अगर यहाँ साइन होगा तो दिस ऑप्शन इज ट्रू हियर, लेकिन अगर यहाँ ग्रेटर देन जीरो का ऑप्शन है तो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग हियर। तो ऑप्शन ट्रू मेरा सही नहीं होगा, वो तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन हियर? थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि पी अल्फा एक्स अल्फा वाई की हमारी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू पी ऑफ एक्स वाई ऐसा है। तो देखते हैं क्या ऐसा है क्या। चलते हैं पी ऑफ अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा एक्स फर्स्ट व्हेन अल्फा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये बात होगी क्योंकि यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू गिवन है। लिसनर भी कीप इन माइंड हियर, आप ये लिखने की गलती मत कर दीजिएगा यहाँ सीधे एक्स इज इक्वल टू जीरो, नो एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, नो, क्योंकि यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो की मीनिंग है कि दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट मेरा अल्फा एक्स हो गया। बी कीप इन माइंड बाई कंसेप्ट एक्स नॉट इज इक्वल टू अगर जीरो लिखते हैं, जो भी लिख रहा है तो गलत लिख रहा है। यहाँ मीनिंग है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज दिस फर्स्ट कंपोनेंट हियर। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि पी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट जो भी है मॉड ऑफ अल्फा एक्स। अब यहाँ मॉड ऑफ अल्फा एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। उसके बाद क्या है मॉड ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ वाई। तो मॉड ऑफ वाई मतलब दैट सेकेंड कंपोनेंट, दिस इज द अल्फा वाई। अच्छा ये कब होगा,
ये तब होगा जब अल्फा एक्स मॉड ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। चलते हैं देख लेते हैं। अच्छा इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ, ये जो प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो उससे क्या होगा, दिस इज द मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ एक्स, दिस अंडर व्हाट कंडीशंस, मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 and this is the mod of alpha into mod of y under conditions what, mod of alpha into mod of x is equal to 0. This is the p of alpha x alpha y. मुझे ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है क्या ये ऑप्शन से ट्रू है क्या, कि अब इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या। तो अगर यहाँ बात देखी जाए तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 0। यहाँ नॉट इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है भाई, इस 0 का मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा खोल दूँ, इनका मैं पोस्टमार्टम कर दूँ, इस चीज़ का मैं पोस्टमार्टम यहाँ करने जा रहा हूँ, दिस चीज़ का। ये नॉट इज इक्वल टू 0 की मीनिंग ये हो गई कि मॉड ऑफ अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एक बात ये हो जाएगी, अगर दो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 नहीं है तो फिर वो रियल नंबर 0 नहीं होते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि आर, क्या और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, अगर इनमें से कोई एक अगर 0 हो गया तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ कहा है कि ये इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या बात आएगी, यहाँ बात आएगी मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये बात मेरी हो जाएगी। दिस मतलब कम से कम एक प्रोडक्ट एक मेरा जो है 0 होना पड़ेगा, या तो हमारा ये मॉड ऑफ एक्स 0 हो जाए। तो मॉड ऑफ एक्स 0 होने का मतलब हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द रियल नंबर, और मॉड एक्स 0 होने का मतलब है, और इसको मैं इनका थोड़ा और बखिया उधेड़ दूं तो फिर इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरी बात हो गई। अच्छा ये 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं होने का मतलब अगर मैं इनको थोड़ा और पोस्टमार्टम कर दूं तो मॉड ऑफ अल्फा 0 नहीं है, इसकी मीनिंग है कि अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और यहाँ एक्स भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, दिस। तो कुल कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको यहाँ ओपन करके बात लिख दूं तो फिर क्या आ जाएगा भाई, व्हाट, फिर ये हो जाएगा कि p ऑफ अल्फा एक्स कामा अल्फा वाई इज इक्वल टू absolute value of alpha into absolute value of x when alpha not is equal to 0, x not is equal to 0, right? And this is the absolute value of alpha into absolute value of y when alpha is equal to 0 और x is equal to 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ absolute value of alpha, this एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये बात हो गई। अब यहाँ दिस एक्स इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। अब ये बात मैं लिख सकता हूँ तो फिर तो अब ये बात प्रूफ हो गई ना, कि फिर इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, व्हाट, दिस इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अल्फा and this is the definition of the p of xy, this is the definition of p xy। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p of xy, yes, this definitely options 3 is correct, definitely options 3 is correct, ऑप्शन 3 मेरा राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन पे आके चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये कहा है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी, आर इसकी वैल्यू निकालें तो लेस देन आर इक्वल टू होगी। तो सबको पता है बड़े से छोटा करना थोड़ा आसान होता है, तो वही बात हम भी यहाँ करने वाले हैं। तो चलते हैं, बड़ा ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन 4 मेरा ट्रू है या नहीं। तो फर्स्ट तो ट्रू हो गया, थर्ड भी मेरा ट्रू हो गया। अब बात हम फोर्थ की करने जा रहे हैं, क्या फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। हमें समझाने में टाइम लग रहा है, बट आप जब इसको एग्जाम में हैंडल करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, वहाँ तो समझाना है नहीं एक एक चीज़ को, बस तैयारी है तो ताबड़तोड़ अटैक हो जाना चाहिए उस पर। चलते हैं निकालते हैं, p ऑफ x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2 क्या होगा, व्हाट,
बाय दैट डिफिनीशन आ जाइए, फर्स्ट कंपोनेंट माड के अंदर उतार लीजिए, उतार लिया हमने। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया कि ये नॉट इज इक्वल टू मेरा ज़ीरो है, तो मीनिंग ये हो गई कि x1 प्लस x2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एस दिस। उसके बाद क्या है, मॉड ऑफ सेकेंड कंपोनेंट है, कब है भाई, जब सॉरी जब x1 प्लस x2 हमारा ज़ीरो हो जाए, राइट। अब थोड़ा इनको थोड़ा कायदे से लिख दिया जाए, देखा जाता है क्या हो रहा है। ये मॉड ऑफ x1 प्लस x2 दिस एंड मॉड ऑफ y1 प्लस y2। अंडर कंडीशंस को थोड़ा ब्रेक किया जाए, क्योंकि अंडर कंडीशंस में ही सब राज छुपे होते हैं। तो x1 प्लस x2 ज़ीरो नहीं है, और x1 x2 कोई रियल नंबर है हमारा, तो अच्छा x1 पॉजिटिव भी हो सकता है, x2 नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई कि दो रियल नंबर का सम ज़ीरो नहीं है। तो दो रियल नंबर का अगर सम ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब एक तो मेरी बात हो गई कि ये x1 ज़ीरो नहीं होगा, ये x2 ज़ीरो नहीं होगा, पहली बात हो जाएगी। एक और बात भी हो जाएगी ना कि x1 नॉट इज इक्वल टू माइनस x2, यानी ये कंडीशन मेरी दो चीज़ देता है यहाँ। अब ये दो चीज़ दे रहा है, इसीलिए स्टूडेंट को यहाँ सीरियस होकर सोचना चाहिए, या जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चन आए ना तो उनको ये ट्रैक अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड वाला देख लिया जाए, x1 प्लस x2 ज़ीरो है, तो फिर दो रियल नंबर का सम ज़ीरो तभी होगा या तो उनमें से दोनों ज़ीरो हो जाए। एक तो बात होगी x1 इज इक्वल टू ज़ीरो और x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी बात हो सकती है x1 इज इक्वल टू व्हाट माइनस x2, ये भी बात हो सकती है हमारी। अच्छा, अब हमें ये पता है एक रिजल्ट ये है कि मॉड ऑफ a प्लस बी जो होता है ना, लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। यानी अगर ब्रेक करके मैं ये बात लिखूंगा तो मैं यहाँ लेस देन आर इक्वल टू की मैं बात लिख सकता हूँ डेफिनेटली। तो अगर मैं यहाँ लेस देन आर इक्वल, इसको तोड़ने के बाद लेस देन आर इक्वल मैं बात यहाँ कर सकता हूँ, तो फिर मैं लेस देन आर इक्वल टी x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ डेफिनेटली। अब मैं ये बात लिख सकता हूँ यहाँ लेस देन आर इक्वल टू, इसको तोड़ करके ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। अंडर कंडीशन क्या है भाई, x1 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, x2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एक तो ये सेट वैल्यू मिल गई, और दूसरी क्या मिली कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाए। दूसरी बात हमारी वही मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2 अंडर व्हाट कंडीशन, x1 ज़ीरो हो जाए और x2 ज़ीरो हो जाए, या दोनों ज़ीरो हो जाए। अच्छा, इनके साथ एक और कंडीशन मिलती है, एक सेट मिला है कि x1 प्लस x2 ज़ीरो तभी होगा, दिस इज इक्वल टू, दोनों को ज़ीरो होना पड़ेगा, नहीं सॉरी नहीं आर नहीं होगा यहाँ, सॉरी ये तो x1 x2 ज़ीरो, अच्छा आ रहे हैं ठीक, वेरी गुड, नो ये है, यहाँ आर नहीं होगा, x1 ज़ीरो एंड होगा ना सिंबल, दिस इज द एंड। आर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इसी पे तो सारी गेम खेल दी जाती है, और गेम खेली गई है, देखिए ना कैसी गेम खेल दी गई। एंड आर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आर या तो ये सेट मिलेगा हमारा कि x1 प्लस x2 ज़ीरो हो, और x1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ नॉट है तो ये नॉट होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ आ जाइए, अब क्या मैं इसको P ऑफ, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस चीज को P ऑफ x1 कामा y1 लिख सकता हूँ, जो मुझे ये बात करनी है। यहाँ लेस देन आर इक्वलिटी है, चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वलिटी की हो जाएगी। अच्छा, लिखेंगे तो कंडीशन ये होनी चाहिए ना कि ये जो x1 है वह ज़ीरो होना चाहिए, दिस इज द x1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x1 दिस और ये प्लस P ऑफ x2, ये सेकेंड वाले को कामा y2 एस। ये मैं तब लिख सकता हूँ जब ये नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, और जब ये x1 ज़ीरो है तो मॉड ऑफ y1 आ जाएगा। मतलब ये बात मेरी आ जाएगी ओनली व्हेन कंडीशंस में, अगर ये और ये मेरा ज़ीरो नहीं है तब एक ही बात होगी ना, वहाँ दो बात नहीं है, ओनली वन कंडीशन, सिर्फ x इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद फर्दर अब कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख ये रहे हैं ना कि x1 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, x2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एस, ये तो बात मेरी क्लियर हो गई, नॉट इज इक्वल टू। लेकिन आर भी कहा है कि अगर x1 नॉट इज इक्वल टू माइनस x2 है तब भी ये बात लिखी जा सकती है।
मतलब ये इसके इक्वल नहीं है तब भी ये मेरी बात लिखी जा सकती है। वही बात यहाँ भी है कि x1 0 है, x2 0 है, ठीक है, बट यहाँ x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाए। मीनिंग क्या हो गई कि x1 x2 0 नहीं है ना, यहाँ देखिए ना, यहाँ x इज इक्वल टू 0, तो ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये तो लेस देन आर इज इक्वल टू हो जाता पक्का। लेकिन इसके साथ ये भी तो आ गया, आर ए भी अगर होगा तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो ये अगर होगा तो मीनिंग क्या होगी कि 2 - 2 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा ना, जबकि वहाँ पक्का उसे 0 हो जाना चाहिए था। दिस x इज इक्वल टू 0 होने के बाद ये मिलना चाहिए था, तो यहाँ तो 0 है तो मिल गया, बात सही है। लेकिन r होने के बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी आ गई, अगर ये भी है तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। और यहाँ को सिंपली वन कंडीशन है, x इज इक्वल टू 0, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। तो मीनिंग क्या हो गई कि जो फोर्थ जो ऑप्शन है दिस इज नॉट ट्रू। ये तो अब जो लिसनर इस वीडियो लेक्चर को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है, हैव नो एनी कन्फ्यूजन्स, हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया ना। अगर r नहीं है आता ना, यहाँ ये चीज़ अगर नहीं आता तो फिर ये ट्रू हो जाता, ऑप्शन 4 इज ट्रू, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वलिटी आती। अब इसके बाद हम जब इसको लिखते तो फिर वो ग्रेटर देन हो जाता, तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है इनइक्वालिटी की। तो मीनिंग ऑप्शन 4 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड हुआ, अगर यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है तो उसका जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस हमारा फर्स्ट होगा और थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ नॉट वैलिड, ये मेरे वैलिड नहीं है बाय द कंसेप्ट। अब हम एक क्वेश्चन और इसका पिकअप करते हैं, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलता रहेगा हम सारे सॉल्यूशंस रियल एनालिसिस के पूरे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स को पूरे एक साथ सॉल्व करेंगे जैसे जैसे मुझे मिलेगा, और मैं सबकी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि बाकी यहाँ तो यूट्यूब पे प्रेजेंट होंगे लोग, ऑप्शंस देख ही लिए होंगे क्या है, बट यहाँ ऑप्शंस के साथ साथ मैं पूरी एनालिसिस भी करूंगा कि कैसे सही है क्या नहीं सही है। जैसे इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक बात कंट्रोवर्सी की थी वहाँ, कि ये कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है उस क्वेश्चंस में। तो अगर किसी लिसनर को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसके कमेंट का हम स्वागत करते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो, क्योंकि हमें लगा वहाँ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, ऑप्शन में कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे मुझे क्वेश्चन से प्रोवाइड हुआ है अगर वही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं करता हूँ, बट ऑप्शंस के लिए हो सकता है डेफिनेटली। चलते हैं क्वेश्चंस और हम थोड़ा पिकअप करते हैं, आया है तो क्वेश्चंस हमारा ये है, शॉर्टकट में उस बात को मैं लिख दूँ। क्वेश्चंस ये है कि विच ऑफ द, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चंस CSIR वालों ने सेट किया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, आर ट्रू, थोड़ा टाइम को देखते हुए। पहला है कि देयर आर फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम R2 to R, ये है। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है, व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन, देयर आर इनफाइनाइटली, देयर आर यहाँ इनफाइनाइट हो गया है, इनफाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस। अब यहाँ कंटिन्यूअस है, सर्जेक्टिव आ गया है, एक और वर्ड यहाँ जोड़ दिया गया, सर्जेक्टिव, फ्रॉम वही है, R2 to R हो गया है। और थर्ड जो ऑप्शन है देयर आर, यही है, फाइनाइटली मेनी, अब यहाँ फाइनाइटली आ गया है, मेनी बात आ गई है, कंटिन्यूअस सही है, इंजेक्टिव बात आ गई है, फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस, अब यहाँ इंजेक्टिव यूज किया है, यहाँ सर्जेक्टिव था यहाँ इंजेक्टिव यूज हो गया। मैपिंग R2 to R ये है। और लास्ट जो ऑप्शन है इसका, देयर आर नो कहा है, नो कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव मैपिंग R2 to R। चलते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझा जाए क्या है। एक लाइन का क्वेश्चंस स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब ऑप्शंस में गेम खेली गई है
कैसी कैसी गेम खेली गई है देखते हैं क्या है। कह रहा है कि देयर आर फाइनाइटली यूज किया गया है मेनी कंटिन्यूअस मैपिंग फ्रॉम R2 to R। तो ये तो अक्सर से जनरल से क्वेश्चंस है कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का एफ सच दैट R2 to R सेकेंड डायमेंशन से वन डायमेंशंस के बीच फंक्शन डिफाइंड है कोई भी। तो कह रहा है क्या हम फाइनाइटली मेनी कंटिन्यूअस मैपिंग ही होगी क्या इनके बीच में? तो नहीं, ये तो बड़ा एक कॉमन सेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई कि एक कोई मैपिंग मैं डिफाइंड कर दूं, जैसे यहाँ मैं एक्स डिफाइंड कर दूं दिस, या एक ए एक्स ले लूँ, यहाँ ए बिलोंग्स आर ले लूँ, ठीक है, या कोई मैं फिक्स कर दूं एक चॉइस ईयर ए बिलोंग्स आर बट ए इज फिक्स्ड, ये मैं कर दूं ए इज फिक्स्ड कर दूं, तो फिर ए हमारा रियल नंबर से आएगा। और कितने रियल नंबर आएंगे? अनकाउंटेबल आएंगे। तो ये तो हमने एक लिया ना, ऐसे कितने बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो यही एक ऐसी मैपिंग है इनके बीच में जो कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल है एक्स में, तो डेफिनेटली दिस इज ए कंटिन्यूअस मैपिंग। और ये कंटिन्यूअस मैपिंग हमारी R2 to R है, और ए क्या है, जितने ए होंगे उतने हो बन जाएंगे। तो ये तो कितने होते हैं, ए बिलोंग्स आर, तो इन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस मैपिंग एग्जिस्ट। तो अच्छा, यहाँ अनकाउंटेबल नहीं लिखा CSIR वालों ने, यहाँ इनफाइनाइटली लिख दिया, तो ये तो इनफाइनाइट होगा, पक्का हो गया। तो फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट बनेंगे। अच्छा, फाइनाइट तो बनेंगे ही, बस ये कहने कि आप फाइनाइटली मेनी ही बनेंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, वो अनकाउंटेबल बनेंगे। अब यहाँ बात क्या हो गई कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, सर्जेक्टिव की बात आ गई, आंटू का कंसेप्ट यहाँ आ गया। अच्छा, जब भी 1 आंटू का कंसेप्ट आ जाए ना, कोई भी अगर आपके पास दो सेट हो, कैसा भी सेट हो, चाहे 2 डायमेंशन का, 3/4 n डायमेंशन का, कोई भी, ये भी किसी प्रकार का हो, तो एक बड़ा फंडामेंटल ला ये काम करता है। सर्जेक्टिव की मीनिंग आंटू तब होगा ना जब इसकी कार्डिनलिटी, मीनिंग कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, तभी एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये बड़ा मार्वलस रिजल्ट है। अच्छा, 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए तो आंटू के लिए होगा, दिस इज द फॉर आंटू, मतलब सर्जेक्टिव के लिए। अच्छा, 1 के लिए क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये भी बड़ा फेमस रिजल्ट है। ये हमारा जो होता है 1 के लिए होता है दिस। अब देख लेते हैं क्या कहा है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्जेक्टिव मैपिंग। अच्छा, तो ठीक है, तो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट हो जाएंगे। सर्जेक्टिव होगा क्या? सर्जेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कार्डिनलिटी ऑफ आर लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ये होना चाहिए ना, कार्डिनलिटी ऑफ आर लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर का मतलब कि ये दिस इज द सेकेंड डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस एक्स वाई। अच्छा, इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? सी। ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है? ये भी मेरा हो गया सी ना। तो फिर मेरा क्या हो गया कि इनको जो मेरा पिकअप करने का जो रूल हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर, इसकी सी है और इसकी भी सी है, तो फिर इसकी तो कार्डिनलिटी मेरी और इसकी कार्डिनलिटी मेरी सी होती है, और लेस देन आर इक्वल टू, अच्छा इक्वल भी हो सकता है डेफिनेटली। तो आंटू की बात यहाँ बनती है, आंटू एग्जिस्ट कर सकता है और इनफाइनाइटली मेनी मेरा हो सकता है। तो डेफिनेटली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आंटू मैपिंग्स। आंटू के लिए क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ आर लेस देन आर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये बात है 100%। तो फिर 100% ऑप्शन 2 इज राइट हियर। थर्ड क्या है कि देयर आर फाइनाइटली कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैपिंग। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए? 1 के लिए होना चाहिए ना, कार्डिनलिटी ऑफ R2 लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर दिस। और अगेन इसकी कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर की वही होगी जो कार्डिनलिटी मेरी आर होगी, क्योंकि ये हमारे इसके भरने के तरीके एक्स हो जाएंगे, इसके भी भरने के तरीके एक्स हो जाएंगे। अगर मैं उनको एक साथ भरूँ तो सी इंटू सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन दैट इज इक्वल टू सी हियर, क्योंकि ये है मेरा ए एलिफ नॉट, ये मेरा सी, एंड दिस इज द 2 रेज़ टू द पावर सी। सी है, उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर सी है। इनके बीच में मेरा कोई नहीं होता, इनके बीच भी कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसकी कार्डिनलिटी एग्जिस्ट करे एलिफ नॉट और सी के बीच में। तो फिर 1 भी हो सकता है मेरा, लेकिन यहाँ कहा फाइनाइटली कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैपिंग। नहीं, फाइनाइटली नहीं होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी हो जाएंगे भाई।
तो ऐसा नहीं है, फाइनाइटली तो नहीं हो सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी की बात होती तो हो जाता, लेकिन हमारे इनफाइनाइटली में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। कह रहा है कि एग्जिस्ट नो कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब यहाँ पूछा है कि नो कॉन्टिन्यूअस बाइजेक्टिंग मैपिंग R2 to R, क्या ऐसा कोई हमारे पास बाइजेक्टिव की मीनिंग 1 1 onto, क्या ऐसा कोई कंटिन्यूअस मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी जो 1 1 भी हो और onto भी हो? तो जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि यही लिखा हमने f of x y is equal to ax दिस। अब अगर यहाँ देखते हैं तो फिर 1 1 onto के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट 1 1 onto तो अभी हमने कहा कि 1 1 onto तो हमारा हो जाएगा डेफिनेटली R2 to R, और एक ही नहीं होंगे इनफाइनाइटली में नहीं, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ दिस लेस देन आर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ दिस आल्सो लेस देन आर इज इक्वल टू दिस, और एक्चुअल्स में इसकी कार्डिनलिटी वही है जो इसकी कार्डिनलिटी है, तो 1 1 onto मैपिंग तो मेरी एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसा तो नहीं है, डेफिनेटली एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका जो ऑप्शंस मेरा था कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्जेक्टिव मैपिंग, तो अगर ट्रू की बात है तो ओनली ऑप्शंस 2 इज ट्रू हियर। ऐसा तो है नहीं नो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग बाइजेक्टिव, ऐसा तो नहीं है, बाइजेक्शन तो डेफिनेटली निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी इससे भी लेस देन इक्वल टू, तो 1 1 एग्जिस्ट कर जाएगा। इसकी भी कार्डिनलिटी इससे लेस देन आर इक्वल टू। ऑफ कोर्स द कार्डिनलिटी ऑफ दिस एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस बोथ आर द सेम हियर, तो फिर तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा ही और कंटिन्यूअस भी मेरा हो जाएगा। हमने दिखाया ही कंटिन्यूअस मैपिंग, तो यस डेफिनेटली हमारा दिस इज द 1 1 onto मैपिंग एंड कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करेगी। तो जो मुझे प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस ओनली ऑप्शंस 2 इज ट्रू हियर, बाकी मेरे जो है रॉन्ग है, मेरे सही नहीं है। अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तब भी 2 है, अगर पार्ट बी का है तो नेचुरल सी बात है 2 ही सही होगा, फिर तो 1 3 4 होने का प्रश्न ही नहीं है। तो अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तब भी ऑप्शन 2 ट्रू है, अगर पार्ट बी का क्वेश्चन तो ओनली 2 इज ट्रू हियर। तो आई थिंक जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा होगा, पूरा इसको कंसेप्ट मिल गया होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं रियल एनालिसिस के, और मैं सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा विद कंप्लीट एनालिसिस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।